जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आप सभी को आज हम क्लास 10th के पढ़ाने वाले हैं भूगोल, है ना। भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पढ़ना है जल संसाधन। जल संसाधन क्लास 10 सोशल साइंस में ज्योग्राफी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। उसके पहले एक बात है कि हार और जीत के फैसले का इंतज़ार ना करो, है ना। देखिए आप लोग अभी से ही फेल होंगे, पास होंगे, इसका इंतज़ार मत कीजिए। मैं कहता हूँ कि उसका इंतज़ार नहीं बल्कि मेहनत कीजिए, है ना। क्योंकि अगर मेहनत रहेगा तो फिर इंतज़ार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कहता है कि हार और जीत के फैसले का इंतज़ार ना करो, है ना। कुछ पल के सुकून को स्वीकार ना करो। जब तक नशा है जुनून है कुछ कर गुजरो, और बेवजह कीमती वक्त को बेकार ना करो। ठीक है, बात लेकिन सही लिखा हुआ है ना, कि बेवजह कीमती वक्त को बेकार मत करो, है ना। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। बेकार भी नहीं करना है टाइम को, वक्त, क्योंकि वक्त बहुत करने पर मिलता है ना। तो चलिए हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। देखिए हम लोग को यहाँ से पढ़ना है जल स्रोत। तो आइए हम लोग चलते हैं जल स्रोत से, ठीक है। हेलो, ठीक। आइए हम लोग पढ़ते हैं जल स्रोत। देखिए कहता है कि पृथ्वी के 71% भाग जल पर है ना। ये वाला आता है ऑब्जेक्टिव, यहाँ से आता है ना, कि पृथ्वी पर कितना % भाग जल है। तो क्या बोलना है, 71%। और कहता है कि 29% भाग पर क्या है, स्थल पाए जाते हैं, है ना। 29% भाग पर क्या है, स्थल है। और जल कितना % भाग पर है, तो बोलना है क्या, 71%। 71 और 29 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि जल की अधिक उपस्थिति के कारण जल, देखो आस्था से जल ज़्यादा है, 71 है तो अधिक जल है। कहता है कि जल की अधिक उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में। कैसे आता है ऑब्जेक्टिव में, पता है। हाँ, पृथ्वी को कहा जाता है तो वैसे आता है कि नीला ग्रह कहा जाता है। अधेल रहेगा ऑप्शन में, पृथ्वी चांद ऐसा कुछ करके रहेगा, है ना। तो इसको याद रखना है कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह। देखिए पृथ्वी के नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की जो है ना मात्रा से कोची है, अधिक है। जल की मात्रा क्या है, अधिक है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। कहता है कि विश्व के कुल जल, यहाँ से भी आता है, हेलो यहाँ भी ध्यान देना है। पृथ्वी के कुल जल 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। यहाँ से भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि विश्व के कुल जल जो है से कितना % भाग महासागरों में पाया जाता है। पूछा ये वाला कुछ बिहार बोर्ड में, जान करके कुछ बैंक में देखेंगे, उसमें पूछा गया प्रश्न है ना जी। देखिए यहाँ से आया ये वाला प्रश्न। तो क्या बोलना है, 96.5%, है ना। कहता है कि जो खारा है, महासागरों में पानी कैसा होता है, खारा होता है। कैसा होता है, पानी खारा होता है। अब पीने लायक मीठा पानी मतलब मृदु जल मात्र 2% 5 है ना। देखिए पीने लायक जो पानी है, मीठा पानी, वो कितना % है, 2.5% कह सकते हैं। कितना %, 2.5%। कहता है कि जिसका 70% हिम क्षेत्र मतलब हिमालय के क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। तो हिमालय के क्षेत्र एवं हिम नदी में मिलता है। और पृथ्वी पर जल स्रोत भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर तो जल है, लेकिन हाँ जल स्रोत विभिन्न रूपों में पाया जाता है, यथा भूपृष्ठीय, भूमिगत, वायुमंडल, महासागरीय। देखो ये सब कहीं कहीं इस समय जल है, मतलब पाया जाता है यहाँ जगह पर। कहता है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 120 सेंटीमीटर है। यहाँ से भी वाला आता है ना, कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितना सेंटीमीटर है। तो क्या बोलना है, 120 सेंटीमीटर। क्या बोलना है, 120 सेंटीमीटर याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब देखिए इसमें कहता है, लिखा है कि धरातल पर मतलब धरती पर बात कर रहा है, ठीक है। तो धरती पर जल झीलों, तालाब, नदियों और जलाशयों में पाया जाता है। देखो जल तो है पृथ्वी पर, लेकिन विभिन्न प्रकार के स्रोत में पाया जाता है जल, है ना। जल का स्रोत एक नहीं, जल का स्रोत बहुत मनी है। ये सब स्रोत है ना जल का, है ना। झील जल का स्रोत है, तालाब जल का स्रोत है, नदी जल का स्रोत है, और जलाशय क्या जल का
स्रोत है ना। कहता है कि नदियाँ धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत है। सही बात है कि धरातल, उसमें धारा चलता है नदी में, है ना, तो उसको बोलेंगे कि धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत है। और जल विज्ञान के आधार पर भारत की नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। और भारत की नदियों को कितने वर्ग में बांटा गया है? भारत के नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया। किसके आधार पर? जल विज्ञान के आधार पर। जल विज्ञान के आधार पे भारत में जल को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं, इसको चाहे तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। क्या बोले थे कि जल विज्ञान के आधार पर जल, हाँ जी नदी है ना, हाँ नदी है। जल विज्ञान के आधार पर भारत की नदियों को कितना वर्ग में बांटा गया है? 2 वर्गों में। आइए कौन कौन है, तो ये देखिए, पहला क्या है, दोनों दिख रहा है ना। पहला है हिमालय की नदियाँ। पहला क्या है जी? हिमालय की नदियाँ। कहता है कि हिमालय की नदियाँ का उद्गम हिम क्षेत्र तथा हिमानिया से है। देखो हिमालय नदी का निर्माण जो हुआ है ना, उद्गम मतलब वही कि उसका उद्घाटन कैसे हुआ है कि नहीं, निर्माण जो वो किससे हुआ? हिमालय की क्षेत्र से हुआ है ना। देखो हिमालय का भी थोड़ा छोटा ही क्षेत्र है, हिमगो क्षेत्र है, ठीक है। देखिए अब क्या बन गया? हिमालय बन गया है। कहता है कि अतः हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12मासी है। देखो हिमालय की अधिकांश नदियाँ क्या है? 12मासी है, मतलब क्या है? सदा नीरा है। अब कहता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। कहता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ का उद्गम क्षेत्र पर मुख्यतः पठारी क्षेत्र से है। ये किससे क्षेत्र थी से है? पठारी से, मतलब इसका तो उद्घाटन हुआ है पटकाश क्षेत्र से हुआ है, पठारी से। पठारी मतलब समझ में आता, जो पहाड़ से छोटा होता है और कोची बोलते हैं पठारी, और जो पठार से छोटा और कोची बोलते हैं मैदान। यहाँ से देखिए एक बात आता है बाबू, बात क्या आता है ना, देखिए यहाँ से आता है पठार, है ना। पठार का जो पठार का मतलब कि भूमि कितना % फैला है, हिस्सा मतलब कि पठार का जो हिस्सा है भारत की भूमि पर कितना % फैला है, तो पठार का जो है वो कितना है? 27 है। लेकिन एक क्या है? पहाड़ है। तो पहाड़ का कितना % है? पहाड़ के है 30%, है ना। और फिर क्या है? मैदान का जो हिस्सा है, मैदान का जो हिस्सा है वो कितना % है? 43% है। तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है? 100, है ना, 100 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से भी जानेंगे, ये वाला ये पूछा है, पूछ सकता है, याद रखेंगे। ये तो 7वां 8वां में ही पढ़ाया जाता है, ये वाला बैठ को भूगोल में, है ना। कहता है कि ये नदियाँ पूरी तरह मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। कौन नदी? प्रायद्वीप जो नदियाँ हैं ये किस पर निर्भर करता है? मानसून पर, मौसम पर निर्भर करता है ना। ये नदियाँ पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। और अतः इन नदियों को मौसमी नदी भी कहा जाता है। क्यों? तो क्योंकि मौसम पर निर्भर है ना, इसलिए इसको कुछ ही कहा जाता है, मौसमी नदी भी कहा जाता है। क्योंकि नदी निर्भर किस पर है? मानसूनी पर, मतलब मौसम पर निर्भर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जल संसाधन का वितरण, है ना। तो कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जल जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन हाँ, भारत के दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है कि बिहार के? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। कहाँ पे? देखिए यहाँ पे है ना, पृथ्वी है ये वाला, ये तो पृथ्वी है। तो इसमें दक्षिणी गोलार्ध कौन होगा? नीचे वाला होगा। और उत्तरी कहाँ होगा? ऊपर वाला, है ना जी। मतलब थोड़ा संकेत कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? दक्षिणी वाला भाग है, ये दक्षिणी है। अब ये क्या है? उत्तरी है। ये क्या है जी? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो कहता है कि सबसे अधिक पृथ्वी पर मतलब जल तो है, बट किस गोलार्ध में है? तो क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में। क्या बोलेंगे? देखिए जल की मात्रा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है ना, इसी के कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछा है बिहार बोर्ड में, है ना, बहुत बार आया ये वाला प्रश्न।
आखिर दक्षिणी गोलार्ध में जल की तो मात्रा अधिक है, यही कारण से क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहता है? जल गोलार्ध। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव में आता है कि उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को पढ़ाया गया ये वाला है ना। उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं? आस्थल गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्थल गोलार्ध कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और फिर देखो ये सब लिखने वाला मैटर है, नोट पॉइंट को। फिर क्या है ना, फिर है कि दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को बाबू कहा जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है जल गोलार्ध। क्या कहता है जी? ऐसा आखिर क्यों है? ऐसा क्यों है? तो क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल जो है मात्रा से अधिक है। और आखिर उत्तरी गोलार्ध को आस्थल गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आस्थल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो कहलाता है, उत्तरी को बोलते हैं आस्थल। ये वाला आया है, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब बाकी तो हमको लगता है याद हो गया हो, क्योंकि वाला हम पढ़ाए हैं कई बार, ये नहीं कि हम पहले बार पढ़ा रहे हैं। पहले बार हमसे लोग ऑनलाइन पढ़ रहा है, बाकी हमारे बच्चे लोगों को कभी दे दिया गया। ऐसा टैबलेट है कगो, ठीक है, इससे छोटा बड़ा टैबलेट है, हम बहुत कुछ पहले पढ़ा देते हैं। जी हाँ, देखिए कहता है कि भारत में विश्व की कुल आबादी, अरे कहाँ चला है यार, देखो यहाँ पर आखिर लिखा हुआ, देखो ये तो पढ़ाई दी एक तरीके से। भारत में विश्व की कुल आबादी का 17.5% निवास करती है, जबकि इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। देखो आबादी कितना है? इतना, लेकिन देखो स्वच्छ जल कितना परसेंट है? 4%। आपको पता है न कि हम लोग जो पेयजल के मतलब होता है पीने वाला जल। पेयजल के मतलब कुछ होता है, तो हम लोग जो पानी जो पीते हैं वो हम लोग कौन पानी पीते हैं? अशुद्ध पानी पीते हैं। कौन पानी पीते हैं? अशुद्ध हम लोग पानी पीते हैं, शुद्ध पानी नहीं पीते हैं। अच्छा, पृथ्वी पर शुद्ध पानी कितना परसेंट है? शुद्ध मतलब एकदम 100% शुद्ध रहेगा वो। तो पृथ्वी पर शुद्ध जल है, शुद्ध जल कितना परसेंट है? 1% है शुद्ध जल। हाँ, भारत की यहाँ बात कर रहा है, लेकिन पृथ्वी पर बता रहे हैं, यहाँ भारत की बात कर रहा है। कुछ ही कहता, जबकि इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% जल, पूरा विश्व की लेकिन बात कर रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। स्वच्छ जल मतलब अच्छा जल, लेकिन हम लोग जो पानी जो पीते हैं इसे कैसा पीते हैं? अशुद्ध जल, ये वाला हम लोग पानी पीते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ध्यान देना है, ठीक है। कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत आजाद हुआ, ओकर बाद है ना, ओकर बाद भारत आत्मनिर्भर बनने लगा। देखो आत्मनिर्भर, लेकिन आत्मनिर्भर समझ में आता है क्या? आत्मनिर्भर का मतलब कि खुद पर रहिए निर्भर, और बात एकदम सही है ना। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी कि क्या बनिए? आत्मनिर्भर, किसी पर कोई निर्भर नहीं रहिए, अपने आप में सब कुछ निर्भर रहिए, है ना। तो भारत आत्मनिर्भर बनने तथा लोगों का जीवन स्तर सुधार के लिए योजना संबंध आर्थिक गतिविधियों में लगा हुआ है। सही बात है। अब इसके अंतर्गत नदी घाटी परियोजनाएं विकसित की गई है, और इनमें से कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो इन परियोजनाओं का उद्देश्य है ना, समन्वित रूप से नदी घाटियों से जुड़ी नहीं होगा, जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना, जुड़ी विभिन्न समस्याओं को करना है, हल करना है, ठीक है। कहता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन्होंने बांधों को भारत का मंदिर कहा था। आता है ये वाला ऑब्जेक्टिव में कि भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। ये देखिए ऐसे ऐसे पॉइंट को क्या करना है ना कि नोट में लिखना, ऐसे ऐसे पॉइंट को, ठीक है। ये वाला पूछा भी है, क्या बोलना है कि भारत का मंदिर किसने कहा था? तो क्या बोलेंगे?
है ना, क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पहले से बोलना चाहिए। क्या उनका विचार था कि ये परियोजनाएं देश में कृषि उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इत्यादि को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था, है ना, मतलब उनका विचार क्या था कि जो बांध बनाने का मतलब क्या, उनका उद्देश्य क्या था। हाँ, कृषि करने के लिए मतलब इसका उपयोग किया जाए, और मछली पालन के लिए, और हाँ विद्युत हम बढ़ाए भी हैं। देखिए आप सीधे समझिए कि आखिर कोई भी जब बनता है परियोजना तो आखिर क्यों, बांध बनने का मकसद क्या है, तो कृषि करना, उससे कृषि भी हो सकता है, पानी जमाव रहेगा तो, और विद्युत को कुछ होगा, उत्पादन होगा, और मछली बाढ़ को रोकने के लिए भी, हाँ बांध बना बाढ़ को रोकने के लिए, मेन बात ये भी है ना। तो ये सब के लिए क्या है ना, बांध बनाई जाती है। लेकिन इसका विचार इतना ही था कि देश में कृषि उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हो जाए इत्यादि को समन्वित रूप से विकसित कर सके, है ना। कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कई बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। पहला है, देखिए यहाँ से सवाल आता है, आपको बताएंगे हम कि प्रश्न किस तरीका से आता है, ठीक है नहीं, हाँ ठीक है नहीं जी, मतलब दामोदर घाटी, पहला क्या पढ़ना है, दामोदर घाटी परियोजना, पहला दामोदर घाटी परियोजना। कहता है यह स्वतंत्र भारत की पहला नदी घाटी परियोजना है ना, स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है। कौन, दामोदर घाटी परियोजना। कहता है कि जिसके अंतर्गत झारखंड, पश्चिम बंगाल में दामोदर तथा इसकी सहायक नदी पर अनेकों बांध बनाए गए हैं। ये देखिए दामोदर घाटी परियोजना जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत में आता है। किस में आता है, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत में आता है, ठीक है। जबकि है ना दामोदर तथा इसकी सहायक नदी पर, अब इसकी सहायक नदी पर भी अनेक बांधे बनाए गए हैं, है ना। हो गया। सेकेंड में कहता है भाखड़ा नागल परियोजना। सेकेंड में क्या कहता है, भाखड़ा नागल परियोजना। कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा भाखड़ा बांध कितना है, 226 मीटर, हिमालय प्रदेश की सतलज नदी पर 1948 ईस्वी में बनाया गया। इसका कहने का मतलब है कि 1947 में लगता है इसको बनाया गया होगा शायद। स्वतंत्र भारत की पहला नदी घाटी, मान लीजिए इतना ही तो लगभग होगा। इसको कब बनाया गया, 1948 में। लेकिन यहाँ से बोला आता है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ देखिए दो को आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। पहला आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना, आता है ये बोला ऑब्जेक्टिव में, इसको नोट में लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो क्या बोलेंगे, भाखड़ा बांध या भाखड़ा नागल बांध, है ना। और बात ये वाला इसका आता है कि आखिर इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो दिया है वो वाला, है ना। किसका ऊंचाई, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितना है, तो 226 मीटर। क्या बोलेंगे, 226 मीटर। और फिर ऐसे आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में, है ना। इसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। फिर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा यहाँ से कि भाखड़ा नागल जो है परियोजना उससे किस नदी पर स्थित है, तो क्या बोलेंगे, सतलज नदी पर। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। कौन, भाखड़ा नागल परियोजना जो है से किस नदी पर स्थित है, तो क्या बोलेंगे, सतलज नदी पर, है ना। आपको यहाँ से एक और आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि भाखड़ा नागल परियोजना की मतलब उद्घाटन कब हुआ, मतलब बना मतलब कब, तो बोलेंगे 1948 ईस्वी में। वो बांध को कब बनाया गया, तो 1948 ईस्वी में जब भारत आजाद हुआ था उस समय। अब इस समय महात्मा गांधी की मृत्यु भी हुआ था, उस समय महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुआ जी। हाँ, तो याद रखेंगे इस तरीका से।
कहता है कि इसके पीछे एक विशाल जलाशय गोविंद सागर झील है। किसका पीछे? भाखड़ा नागल जो बांधवा है, वो बांध के नीचे कौन झील है? बांध के नीचे नहीं, बांध के पीछे कौन झील है? जो कि विशाल जलाशय, मतलब बहुत बड़ा झील है, बहुत बड़ा झील है। और कहता है कि देखो कहाँ मतलब वो वाला मिलता है झीलवा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, है ना, इत्यादि इससे लाभान्वित राज्य है। मतलब कि क्या मतलब? इतना इससे ही लाभ मतलब हो रहा है इतना राज्य को, किससे? भाखड़ा नागल जो बांध बनाया गया है ना, और झीलवा से गोविंद सागर झील जो है ना। ऐसे भी आ सकता है कि ये विशाल जलाशय झील है, तो आएगा गोविंद सागर झील। क्या आएगा? गोविंद सागर झील। अब कहता है हीराकुंड, क्या में है? तीसरा में हीराकुंड परियोजना। कहता है कि इसके अंतर्गत उड़ीसा में महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। देखिए हम क्या बोले, अगर बात आएगा कि विश्व का सबसे लंबा बांध तो बोलेंगे हीराकुंड बांध। क्या बोलेंगे? हीराकुंड बांध। लेकिन अगर हाँ जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, और महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में और कहाँ है? महानदी पर। एक बार फिर से उसको रिपीट किया जाए। देखिए सवाल यहाँ दो को बन रहा है। अगर पूछ दिया कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, भारत में अगर पूछेगा एकदम इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अगर भारत में अगर पूछ रहा है, अगर पूछेगा भारत में सबसे लंबा बांध, तो क्या बोलेंगे? भाखड़ा नागल बांध बोलेंगे। भारत की बात हम कर रहे हैं। अच्छा ऊंचा वाला है, कहाँ गया? कितने गया है? अच्छा ये वाला। हाँ जी, अच्छा सॉरी, क्या बोल रहे थे हम? कि भारत में सबसे ऊंचा, कि सबसे, है ना, भारत में सबसे ऊंचा, यहाँ देखो यहाँ ऊंचा की बात कर रहा है, तो भारत में सबसे ऊंचा बांध है तो भाखड़ा नागल बांध। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? लंबा। वहाँ ऊंचा तो यहाँ लंबा की बात करेगा विश्व में, तो विश्व में ऐसे आएगा कि विश्व में सबसे लंबा बांध है, तो बोलेंगे हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में स्थित है। अब ये महानदी पर बनाया गया बांध है। समझ में आ गया ये वाला बात? और इसका लंबाई कितना है? 4801 मीटर। 4801 मीटर ये लंबा है। कौन? हीराकुंड बांध। अब कहता है 4 में कहता है कोसी परियोजना। तो यह बिहार और नेपाल के संयुक्त परियोजना है। ये जो है से बिहार और नेपाल को ही छूता है सिर्फ। कौन? कोसी। कहता है कि जिसके अंतर्गत कोसी नदी को भयंकर बाढ़ से बचने और विद्युत को उत्पादन करने में सहायक होगा। यही तो इसमें होगा। देखिए यहाँ से एक बात और सीखिए। कोसी जो नदी देख रहे हैं ना, यहाँ से भी एक आता है कि कोसी नदी कहा जाता है। कोसी नदी है ना, कोसी नदी किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में वो लोग आता है, ये आंसर नहीं है कोसी नदी। कोसी नदी कौन सी है? तो इसको नोट में देखिए कैसे पूछता है, बिहार बोर्ड में पूछता है ना, थोड़ा सा याद कीजिए, है ना। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर? कोसी नदी को। देखिए कोसी नदी कहने का मतलब क्या है? कि अपनी धारा को कोसते रहता है ना, बदलते मतलब कि मतलब चेंज होता है इसका धारा। किसका धारा? कोसी नदी वाला धारा होता है, इसका धारा कुछ होता है, बदलते रहता है। हाँ देखिए अगर ये बिहार का अगर शोक नदी है तो क्या आएगा? कोसी आएगा। लेकिन एक और आता है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक कहा जाता है ना। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो इसका होगा दामोदर। क्या होगा इसका? दामोदर नदी।
दामोदर। दो बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगर पूछ रहा है कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं तो बोलना है कोसी नदी को, और बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं तो बोलना है दामोदर नदी को, ठीक है। यहाँ से इसे कर लेंगे क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। वही बोला है बात, उत्पादन के लिए इस नदी पर नेपाल के हनुमान नगर में बांध बनाया गया है। कौन वाला? कोसी जो है ना, कोसी जो है ना बांध, वो बांध जो बनाया गया है से कहाँ है? नेपाल के हनुमान नगर में है। नेपाल के हनुमान नगर में, याद रखेंगे, नेपाल के हनुमान नगर में है। अब है क्या को हम लोग पढ़ लिए थे? 1 2 3 4 गो। आइए पांचवा की बात कर रहा है, 5। क्या है? तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना कहता है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना। कितना अच्छा है, पूछ तो वैसे कि दक्षिणी भारत के सबसे बड़ी परियोजना है तो क्या बोलेंगे? तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है। कहता है कि इसके अंतर्गत कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया है ना। जिस जो है परियोजना वही नदी भी है, ठीक है। कहता है बनाया गया, अब इससे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को फायदा है। फायदा किसको है इस बांध से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को। अब कहता है 6 में कि चंबल घाटी परियोजना, तो कहता है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है और गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। कहाँ से बनावल गया है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर इसमें 3 बांध दिया है। कौन कौन बांध है? तो राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर। आप इसमें याद रखेंगे, इसमें 3 गो दिख रहा है। ये पहला है, ये दूसरा है, अभी तीसरा दिख रहा है। ये तीसरा हमसे कोई एक आएगा 2025 में, ये वाला आएगा। कोई एक ऐसी आएगा, कोई एक लेकिन आएगा और ऐसी आएगा कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है या किस नदी पर स्थित है, तो क्या बोलेंगे? चंबल नदी पर। अब अगर आ जाए एग्जाम में कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, क्या बोलेंगे? चंबल नदी पर स्थित है। अब अगर आ जाए कि राणा प्रताप सागर जो बांध है सो किस नदी पर स्थित है, क्या बोलेंगे? चंबल नदी पर स्थित है। क्लियर? तो ये तीनों का आंसर सिर्फ क्या होगा? चंबल नदी होगा। ना जाने पूछ सकता है, संभावना है इसका पूछने का, ठीक है। शायद ऐसे ना हो जाए कि जरा हम टिकवा लगाएं ऐसे करके शायद वही वाला पूछ दे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं 7 में। कहता है कैसा से बहुत बार आया है, जो कि बताए हैं, बहुत बार ऐसा प्रश्न आया है बिहार बोर्ड में। कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना यह आंध्र प्रदेश कृष्ण नदी पर स्थित है। देखिए नागा अर्जुन सागर जो है बांध से किस नदी पर स्थित है? कृष्ण नदी पर। लेकिन किस राज्य में? क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश। कहता इंदिरा गांधी, थोड़ा इंदिरा गांधी को ऊपर में कर देते हैं। आई ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कहता यह राजस्थान का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत शुष्क भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए रावी और ब्यास नदी का जल सतलज में गिराकर इस नहर का कोची करता है, निर्माण किया। तो देखो एक रावी नदी है, अब एक ब्यास नदी है, ये दोनों का जल कहाँ गिरता है? सतलज में गिरता है। ये दोनों का जल कहाँ गिरता है? सतलज में गिरता है। और जब गिरता है सतलज में तब पता है सूखा हुआ भूमि को, शुष्क भूमि को कृषि योग्य बना देता है। जहाँ भूमि एकदम खटाखट है वहाँ क्या बना देता है? जहाँ भूमि एकदम शुष्क मतलब एकदम खटाखट, मारेंगे एकदम खटाखट एकदम आवाज करेगा, सोचिए वैसा सूखा भूमि किसी में बदलता है? कृषि योग्य में बदल देता है
है ना। कौन कौन नदी, कौन बांध? हाँ, रावी और नदी के जो रावी और ब्यास जो पानी से कहाँ गिर रहा है, सतलज में, तो वो बनाता है ऐसा। तो चलो उपयोगी लायक है, बहुत भयंकर उपयोगी लायक है ना, क्योंकि सूखा से कादो बन जा रहा है। तो समझ में आ रहा है कितना बड़ा चीज हो जा रहा है ऐसे। कहता है कि यह संसार की सबसे लंबी नहर है, संसार का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। इसका लंबाई कितना है? 500 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 500 किलोमीटर। अब कहता है एक मथा 8वां, अब ये क्या है? 9वां में कहता है, 9वां ऐसे न। हाँ, कहता है नर्मदा घाटी परियोजना, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, और जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में सिंचाई के लिए सिंचाई की जाती है। इस बांध से कहाँ कहाँ सिंचाई की जाती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, है ना। और फिर क्या है 10 में? सोन परियोजना। तो सोन जो है परियोजना से, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य की सबसे पुरानी एवं पहला सिंचाई परियोजना है। यहाँ से भी आ सकता है कि बिहार, देखो ये जो है सोन से बिहार में ही स्थित है। ये कहाँ स्थित है? बिहार में। लेकिन बिहार में सबसे पुरानी बांध है, बिहार में सबसे पुरानी बांध है। तो क्या बोलेंगे? सोन बांध। क्या बोलेंगे? सोन बांध। इसमें हम लोग कै बांध पढ़ चुके हैं? 10 बांध पढ़ चुके हैं। कै बांध? 10 बांध। कौन कौन बांध याद हुआ? 10 बांध। देखिए याद है, थोड़ा सा याद है तो थोड़ा सा मौका एक बार मिले कस के तो एक बार दोहरा दिया जाए। पहला बांध दामोदर घाटी, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, तुंगभद्रा, चंबल, इंदिरा गांधी, नर्मदा, सोन, कोसी। कै गो हुआ? 10 गो हुआ। 10 गो हुआ कि गांडा कोला भी हम लोग कहाँ पढ़े हैं? इसमें पता है कोच ने बोले, उसमें ये लोग बोले थे। लेकिन 10 को हो गया, हम तो 10 को गिने हैं। पता नहीं कहने आप ही लोग का कहने काउंटिंग में कमजोरी हुआ होगा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ठीक से गिन रहे थे। तो का चीज बता रहे थे हम। देखिए ये 10 गो है ना परियोजना, ये 10 में से ये एकदम फिक्स है। ये पूछेगा कि कौन बांध किस नदी पर है। लेकिन अधिकांश जो है ना, जो बांध है वही नदियाँ भी है। अधिकांश में ऐसे है, जो बांध है वो नदी भी है। चेंज में कुछ कुछ है, जैसे में हाँ, जैसे कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? कृष्ण पर है। एक बनाया गया महानदी पर, वो कौन बांध है? हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध किस पर है? तो कुछ कुछ अलग है, बाकी अधिकांश बांध वाला नदिये पर है, और नदी बना दिया गया है। जैसे हम देखो यहाँ पर ही, जैसे में नर्मदा वाला नर्मदा पर बना दिया गया है, तुंगभद्रा वाला तुंगभद्रे पर बना दिया गया है, ऐसा है। और कोसी के कोसी पर। तेरा रटना है? नहीं रटना है इसको। अब आइए सोन के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य की सबसे पुरानी है और पहली सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण 1874 में हो गया था। किसका निर्माण? सोन बांध के निर्माण कब हुआ था? 1874 में किया गया था। अब इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। इसका कुल लंबाई क्या? 135। याद रखेंगे 130 से 135 कार्टेशन ले लें। 130 से 100 किलोमीटर लंबाई है। लेकिन आपको पता है कि धान का जो खेती जो होता है ना, वो 130 से 135 दिन में पूरा हो जाता है। धान का मतलब कि उत्पादन मतलब होने में, धान का खेती में 130 से 135 दिन समय लगता है धान का खेती को पूरा तरीका से होने में। ठीक है, कैसे? नहीं, 130 से कोची में, रतिया में, ये वाला में, मीटर वाला बोल रहे हैं आप। ठीक है, याद रखेंगे 130 याद रखेंगे। किस में, किसके लिए 130 याद रखेंगे? सोन परियोजना के
कुल लंबाई कितना, तो 130। यहाँ दिया 135, तो हमको सिखा रहे हैं कि 130 से 135 अगर आपको जानते हैं तो एग्जाम में कैसी भी आएगा, आप गलती कभी नहीं करेंगे। अब अगर इसी को अगर आप रट अगर लेते हैं, अब अगर इहो अगर चलाया तो फिर तो वहाँ दिक्कत हो, जो फंसेंगे कभी उठेंगे नहीं, बेचला कभी नहीं पूछेगा, यही वाला पूछेगा। बीच में आपको याद रखना है, अगर आ गया तो फिर बस वहाँ भी तो आप काम कर देंगे ना। अब अगर जैसे अगर आएगा बीच वाला तो वहाँ पे आप सही ढंग से तब लगाइएगा जब दोनों का जानिएगा। इसलिए हम सिखाए हैं कि 130 से 135 दिन टाइम वहाँ भी लगता है धान के लिए उत्पादन में, और 130 से 135 मीटर याद रखना है सोन बांध की लंबाई। हाँ ठीक है, 130 सही। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में देने के लिए 1968 ईस्वी में डेहरी से 12 किलोमीटर के ऊपर, ये नदी को देखे हैं होंगे तो आप लोग है ये ना, पता है बहुत इसमें पानी कभी नहीं सूखता है जी। नदिया में पानी सब दिन रहता है। वो जा रहे थे हम डेहरी एगो जंक्शन, डेहरी ऑनसून एगो जंक्शन है, गया से आगे पड़ता है, डेहरी ऑनसून एगो जी है जंक्शन है, तो वही वाला यहाँ लिखा है डेहरी। तो लिखल ना है डेहरी से 12 किलोमीटर ऊपर इंद्रपुरी नामक स्थान के पास बांध बनाया गया। डेहरी से कुछ लगा दूरी पर है, कितना दूरी पर है, 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और कहता है कि बनाकर बैराज का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है, बैराज। बैराज समझ में आता है, ब्रिज उसको बोला गया जाता है, कुछ बोला जाता है उसको ब्रिज, चलो ना जी ना, ब्रिज मतलब बना दिया गया है। और इसे नए बैराज के नहर निकालकर पुरानी नहरों की जलापूर्ति की जाती है, मतलब उसमें जल की पूर्ति होती है। और पहले इस परियोजना से 3 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी। पहले कितना लाख, अजी हम यहाँ पे नहीं है, बढ़ गया है जी। हम पहले मतलब पहले बता रहे हैं, तो कितना था 3 लाख। और कहता है कि जो आप बढ़ के कितना हो गया है 4.5 लाख, 4.5 लाख हेक्टेयर हो गई है, बढ़ गया है। सब कुछ नहीं बढ़ रहा है। आपको पता है यहाँ जियो वाला ही बढ़ गया रिचार्ज, सब लोग खड़ रहा है, लेकिन गजब लेकिन किया है जियो वाला जी। पहले फ्री में दिया था, फिर 49 रुपये में दिया है, फिर 149 में दिया है ना, 49 से पहले 99 पहले आया था। आवाज़ पता है 720 कर दिया है सब, लेकिन अभी कुहर रहा है। तो भाई सबकी चीज़ का महंगाई बढ़, तो अपना महंगाई बढ़ा रहा है। आदत कौन लगाया था, आप ही लोग ना। इसलिए हम कहते हैं कि शुरुआत में जिस चीज़ का लीजिए डिसीजन, लेकिन सोच समझ के लीजिए डिसीजन। अब अगर उसको अगर करना है शुरुआत में ही, तो थोड़ा सोच समझ के भविष्य के लिए क्या आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन लोग तो भविष्य के बारे में बहुत कम सोचते हैं, उसको खाली काम निकालना है वर्तमान में काम किस तरीके से निकल जाए। तो वर्तमाने वाला आदत तो अभी है। अब कौन नहीं करवाएगा रिचार्ज, 720 सबको करवाएगा रिचार्ज, क्योंकि उसका तो लत लगल है ना, चाहे तो जितना महंगाई कर दे, अभी वही चल ही रहा है, सीधी सी बात है। चलिए, कहता है कि सिंचाई की सुविधा के कारण यह प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होती है। इस प्रदेश रोहतास को जिला जो बिहार में, रोहतास क्या है जो बिहार में है, तो रोहतास को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। इस प्रदेश को, किस प्रदेश को, लेकिन इसमें तो रोहतास होगा, है ना जी। देखिए इसमें कैसे आ सकता है पता है, इसमें ऐसे आ सकता है कि बिहार का चावल कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, रोहतास को। याद रखेंगे इसको, बिहार के यहाँ पूछ रहा है, बिहार का चावल कटोरा किसे कहते हैं। लेकिन अगर भारत में बात की तो किसको कहते हैं, आंध्र प्रदेश को। याद रखेंगे ये वाला बात को, है ना, आंध्र प्रदेश वाला आता है ना, कि भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश में। लेकिन बिहार में चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो रोहतास को। किसको कहते हैं, रोहतास को। ठीक है, तो इसको भी याद रखने का प्रयास करेंगे। अब पढ़ना है जल संकट। कहता है कि जल की आपूर्ति में कमी जल संकट के रूप में जानी जाती है, और स्वीडन के जल विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है।
अब इससे कम उपलब्धता जल संकट है। अरे जल के जो कम है जल संकट है नहीं जी। कहता है कि वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या कौन सी हो रही है, इतना बढ़ रही है, इतना बढ़ रही कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 पर आ गई है, इतना जनसंख्या बढ़ा है। और कहता है उसकी मांग जल का आसमान वितरण भी जल संकट का कारण है। जनसंख्या बढ़ने से ना केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ता है बल्कि अधिक अन्न उत्पादन हेतु भी सब कुछ बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने से ये नहीं कि सिर्फ जल का घरेलू उपयोग ही सिर्फ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है ना। जल संसाधन का अधिक उपयोगी का सिंचित संचित होगा यहाँ ना, संचित भूमि में भी वृद्धि की जा रही है जिससे ग्रीष्म ऋतु में कृषि कार्य किया जा सकता है। कौन ऋतु में बात कर रहा है? अच्छा ठीक है, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा? सिंचित भूमि में। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो कुछ ही हो रहा है जिससे ग्रीष्म ऋतु में कृषि कार्य किया जा सके, जिससे निकट भविष्य में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की असीम संभावनाएं हैं। यदि इन समस्याओं से हमें बचाना नहीं है, बचाना है, जल को बचाना है। इस समस्या से अगर हमें बचाना है तो भूमिगत जल का प्रयोग सिंचाई कार्य में कम से कम करना होगा, मतलब कम करना होगा। पानी पिएला, हाँ वर्षा वाला जिससे कि चपक्का से हम पानी निकालते हैं, तो इसका कृषि कार्य में उपयोग कम कीजिए। वही जैसे कि हम लोग चपक्का से पानी निकालते हैं मोटर से, तो ये वाला जो पानी निकालते हैं कृषि कार्य के लिए पानी नहीं हम लोग निकालते हैं। खास करके किसके लिए निकालते हैं? पानी पीने के लिए। देखिए आपने ऐसा है, आपने लोग मोटर से आज़ादी अब हो गया है पानी ना, जैसे कि पता है लोग कृषि कार्य के लिए बोरिंग से पानी कम नहीं, मतलब कृषि उसे कार्य करेगा। जब अगर मजबूरी से सूखेगा मोटर, अरे मोटी बोरिंग सूख गया है, बीज फेंकता है तो पानी नहीं आता है, तब उसको समझ में आएगा, तब पता फिर तरसेगा कि पानी कैसे पिया जाए। लेकिन थोड़ा आज़ादी जब होता है थोड़ा सा लोग अपने ही पी लेता है और फसल को भी पानी पिला देता है, एक तरीक़ा से कहिए तो, है ना जी। लेकिन ये फर्ज नहीं है कि आप बोरिंग से कृषि भी कर सकते हैं, ये वर्षा वाला पर डिपेंड करता है। लेकिन अब मजबूरी में क्या किया जाए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा मोटर जिसको नहीं सूख रहा हो, अपने भी कृषि कार्य कर रहा है, दूसरा की भी सेवा दे रहा है नहीं। अभी कोई नहीं, अपने अगल बगल में ही है, आपके अड़ोसी पड़ोसी में ही लोग मिलेंगे देखने के, है ना। चलो तो इसलिए कहा गया, इसलिए कहा जाता है ना कि पानी पियल मिलवे नहीं करता, कृषि के लिए कहाँ से मिलेगा, बहुत मुश्किल की बात है ना। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन है जल संरक्षण। आइए, जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता। कहता है कि जल एक ऐसा संसाधन है जिसे सीधा संबंध हर जीव जंतु से जुड़ा है। जल एक ऐसा है संसाधन जो कि सीधा संबंध किससे है? जीव, क्योंकि जीव जंतु का टिकाव ही जल पर है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। और जिस चीज़ का पृथ्वी पर जीव जंतु का निर्माण हुआ है वो जल से ही हुआ है। निर्माण किससे हुआ है? जल से ही हुआ है, तो उसका जीवन जल से ही बना है, इसलिए जल ही जीवन है, ठीक है ना। तो कहता है कि जल संसाधनों के संरक्षण का उपाय विभिन्न स्तरों पर किए जाने की आवश्यकता, स्तरों होगा, हाँ, विभिन्न स्तरों पर किया। अब माने जल का उपयोग हम लोग एक जगह करते हैं, जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? नहाने में, खाना बनाने में, मछली पालन करने में, विद्युत उत्पादन करने में, और सिंचाई करने में, और घर मकान बनाने में, और ये सब हम लोग क्या करते हैं? जल का आता है, जल का उपयोग को लिखे, मिट्टी के उपयोग को लिखे, मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुआ वो भी करे वर्णन। तो ये सब तो प्रश्न तो आम आदमी क्योंकि बहुत पढ़ाया गया है 8वां 7वां में। जल संरक्षण के कुछ समान उपाय इस प्रकार है। आइए जानते हैं कि जल को बचाना कैसे है।
बचाना है ना कि बर्बादी करना है? भलाकी से बर्बादी हम और आप कर देते हैं, हम तो उतना नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा करते होंगे। अब जहाँ पे ज़रूरत है एक लोटा को वहाँ एक बाल्टी, और जहाँ ज़रूरत अगर कुछ न है वहाँ तो वैसा ही पानी गिर जाता है मोटर वगैरह से, है ना। देखिए बचाना है कैसे जल को। जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक जलाशय का निर्माण करें। निर्माण किसको करें? जलाशय। कहते कि वहाँ जल क्या हो, एकत्र हो जाए। जल क्या हो जाए? एकत्र। अब अगर जल अगर होगा एकत्र तो हम लोग क्या करते हैं? देखो एगो देहात में, देखिए गांव देहात में क्या होता है कि लोग चापका से तो पानी निकालेगा, वो पानी लोग चपकल के पानी से, और जो नहा लिया वो पानी से, अगर धो लिया बर्तन सामान, अगर धो लिया घरेलू सामान, तो घरेलू सामान जिस पानी से धोया ने, तो उस पानी को भी बर्बाद नहीं करना चाहता है गांव के लोग। उस पानी के लिए क्या करेगा कि एक बना देगा सन कढ़ा ने, और होती पूरी बगल में अगर आप लहसुन धनिया प्याज वहीं पर उपजाएगा बगलवा में, ताकि वो पानी कहाँ आ जाए? लहसुन में प्याज में आ जाए। देखियो उससे क्या किए, हम नहा भी लिए पानिया से, घरेलू सामान में धो लिए, और अपना फसल भी उग गया। ऐसा होता है ना? कहा नहीं वो एक ही गाड़ी उगाएगा, लेकिन हाँ उगाएगा, तब ऐसा होता है। तो अच्छा बात ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जाल का उपयोग आप कर रहे हैं सही ढंग से, है ना, लोग नहीं कर रहे हैं। इससे क्या है, आप नहा भी लिए, आपका काम भी हो गया, वरना फसल भी उग गया, उसके लिए स्पेशल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ा उसके लिए स्पेशल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इसे कहते हैं जल का उपयोग। जैसे कि हम लोग नींबू को क्या करते हैं, पकड़ के पूरा रस गाड़ देते हैं, यूज करते हैं ना, वैसे ही कोई लोग करता है, पूरा एकदम पानी को यूज करता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना। देखिए ना, तो जलाशय बनाइए। अब कोई लोग ऐसा भी करता है, कोई लोग जहाँ पे पानी अगर जहाँ बर्बादी हो रहा है वहाँ पे लोग क्या करता है, गड्ढा खान लेता है। गांव देहात में बता रहे, कुछ खाता है, गड्ढा खान लेता है, और खाने के बाद उसमें पानी अगर जमा है तो पानी बाल्टी अगर जहाँ फसल अगर उगा है, चाहे तो लहसुन धनिया प्याज कुछ भी हो, लेकिन को वहाँ बाल्टी गिरा देगा, तो पानी वहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से जहाँ जा रहा है फसल में जा रहा है। तो इसे कहते हैं जल का उपयोगी। इसे क्या कहते हैं? जल का उपयोगी। तो उसे अब कहता है कि एक नदी बेसिन से दूसरी नदी बेसिन में जल का स्थानांतरण होता है। अब जल का तो परिवहन तो होता ही है ना, एक नदी से पानी कहाँ आता है, दूसरी नदी में जाता है पानी। अब कहता है कि भूमिगत जल स्तर को उठाने का उपाय। अब भूमिगत जल स्तर को करना है, जल स्तर को उठाने का उपाय, मतलब समझ में आ रहा है क्या? देखो हाँ, भूमि से जो निकालता है जल, तो उसका आतर को उठाने का उपाय, मतलब उसको वहाँ क्या करना है, बढ़ाना है। बात समझ में दे रहे, ये वाला हो गया इसमें। अब आगे आइए। अब कहता है कि वर्षा जल संग्रहण और उसका पुनर्चक्रण। देखिए वर्षा जल का संग्रहण हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि राजस्थान में ऐसा होता है। ऐसा कहाँ होता है? वहाँ पे टांका बनाया जाता है ऊपर में छत पर, और वो सब क्या करता है, हाँ जी ऊपर छत पर नहीं, नीचे मतलब, और छत जो पानी गिरता है ना, से हम लोग को जब गिरता है छत पर से पानी, तो हम लोग बर्बाद कर देते हैं, उससे हम लोग उपयोग करते हैं नहीं। लेकिन वैसा उपयोग कहाँ लोग करता है? राजस्थान में नीचे एगो टांका रहता है, बनाते शीशी की ना होता है टांका नियन, ऐसे बनाएगा, और उसमें पूरा पानी को सब एकत्र करता है, और उससे फिर अपना वो उपयोग करता है, नहाने में जो भी है, कृषि कार्य में ऐसा उससे उपयोग करता है। जैसे देखो हम लोग भी उपयोग करते हैं ऐसा पानी, ऐसा बात नहीं को लोग उपयोग नहीं करते हैं वर्षा वाला को, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आहार बनाते हैं, आहार एक पोखर बनाते हैं हम लोग टांका नहीं बनाते हैं। हम लोग के पानी नहीं पीना है, हम लोग के वर्षा वाला पानी पीना है, हम लोग का वर्षा वाला पानी से कृषि करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? आहार बनाते हैं, आहार बनाते हैं, तालाब पोखर बनाते हैं ना जी। अब उसमें वर्षा वाला पानी कुछ होता है, संग्रहण होता है उसमें पानी को, और संग्रह होने के बाद मोटर डीजल मतलब कि अनेक मशीन से माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को कृषि कार्य में करते हैं, मतलब कृषि में मतलब फसल में उस पानी को हम लोग डालने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है?
तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वर्षा वाला पानी के यहाँ लोग पीने लायक उपयोग करता है, लेकिन हम लोग कृषि कार्य के लिए उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब कहता है वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है। इससे वर्षा की जल को रोकना, इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचे जैसे कुआं, देखो बताया ना, कुआं और गड्ढे, कुआं और गड्ढा नहीं बताया था अभी हम, गड्ढा का निर्माण करना शामिल होता है। कुआं में पानी कहाँ से आता है? वर्षा वाला पानी होता है। कुआं में जो पानी है वो पानी कहाँ से है? इसमें पानी कहाँ से आया है? इसमें जो पानी है भरा हुआ, किससे पानी भरा हुआ? वर्षा वाला। अब तो लोग कुआं का पानी बहुत नगण्य के मतलब हो गया। जब अब क्या हो गया, अब चापाकल भी नहीं, अब नल हो गया डायरेक्ट। और ऊपर से सरकार भी सेवा दे रही है, मतलब आपका ये बोरिंग हो चुका है। बोरिंग है तो नल है, बोरिंग नहीं तो नल, चापाकल कुछ नहीं। तो मेन क्या है? बोरिंग सिस्टम। अब उससे चाहे तो चापाकल लगा दीजिए, चाहे तो मोटर में घुसा दीजिए, चाहे तो आप ही में घुस जाइए जैसे करना है वैसा है ना। तो इसलिए क्या निर्माण करना है? कुएं का। लेकिन अब ऐसा होता है जी कुआं निर्माण, लेकिन गांव देहात में होता है जहाँ भी पानी का साधन नहीं है। अरे ये सब तो गांव देहात में होता है, आपका शहर में होता है यार। कृषि कहाँ होता है? गांव में कि शहर में होता है? गांव में तो मेन कृषि है। अब पानी का बर्बादी नहीं कहिए, पानी का उपयोग की सबसे अधिक कहाँ होता है? शहर में कि गांव में? गांव में होता है। सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? गांव में होता है। तो सबसे, और गांव में किस में? तो कृषि कार्य में होता है। नहीं जी, कृषि कार्य में होता है। कहाँ पर ये है ना, ये नहीं जी। जल कुशल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान देना। कहता है कि जन सागर पैदा करना, जल के संरक्षण और उसके कुशल प्रबंधन से संबंधित सभी क्रियाकलापों में लोगों को भी शामिल करना है। जल को संरक्षण खुद से भी करना है और लोगों को भी सिखाना है। हम करते हैं थोड़ा सा संरक्षण जल की, है ना। तो आप लोग भी क्या कीजिए, उसे बचाना है। देखो अगर जल का हो रहा ना बर्बादी अभी, तो याद रखिए आने वाला समय लोग तरसेगा। जिस चीज़ का अगर एक वक्त में अगर बर्बादी अगर हो रहा है, तो उसका एक वक्त में उसके पाने के लोग तरसता है, कुछ ही करता है लोग। अगर कोई किसी को देखने से कुछ ही कर दे रहा है, उसको इग्नोर कर दे रहा है, देखने से कुछ ही कर दे रहा है। याद रखना जीवन में ये वाला बात कभी, कि अगर जो हमें एक वक्त में देखने से इग्नोर कर रहा है, एक को वक्त आएगा जो हमें देखने के लिए वो तरसेगा कि वो कैसा था। यार बात समझ में आया? ये वाला बात बहुत बड़ा है, आई बात सच्चाई है। तो अभी से ये सीख जाइए। अगर अभी जल का बर्बादी अगर आप लोग अगर कर रहे होते हैं, तो आने वाला समय में जल के लिए तुम तरसोगे कि जल कैसा होता है, थोड़ा जल पीते हैं। ये देखिए ना जी, अगर बताते अगर एक बिजली जहाँ कटती है ना हम लोग के घर में, अगर घर में मोटर है, चापाकल है और कुआं नहीं है, अब है तो पड़ोसी पता है ये है, देखना पसंद थोड़ा कम करता है पड़ोसियन। ओकर जब तू जाएगा ना लावे पानिया, तो ओकर मानव में चलता रहता है, न ले जाने पानिया। ये नहीं कि ओकर मन में ऐसन रहता है कि पानी ले जाए भरदम बार बार। ओकर मन में क्या रहता है? पानी नहीं ले जाए। भलाके से वो अपने कुड़ता है, भलाके से वो नहीं बोलता है, लेकिन अंदर में कोई चीज़ महसूस होता है, समझ में उसी को आता होगा, है ना। इसीलिए देखो एक जब लाइन जब काटता है तो हम लोग को समझ में आता है कि पानी के महत्व क्या होता है। एक देखते हो जब लाइन जब काटता है 4 घंटा, जब आता है तो लगता है एकदम उसका वैल्यू बढ़ता है लाइन के। और लाइन आ गया मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। अब अगर जब दे ले अगर 24 घंटा कोई वैल्यू नहीं, पानी चालू है, मोटर पानी गिर रहा है, पंखा चल रहा है, बिजली जल रही है, मतलब कोई अति नहीं है। अभी अगर काट जाएगा 4 घंटा, तब देखो
तरसेगा लोग उसके लिए। तो तुम तरस क्यों रहे हो? क्योंकि जब थी बिजली उसमें पंख चालू कर दिए थे, लाइट जल रहा था, मोटर चालू था, पानी बर्बादी हो रहा था, इसलिए भी तरसो। इसलिए ऐसा होता है। कोई दिक्कत नहीं नहीं। तो अब क्या कहता है, भूमिगत जल विकास इकाइयों की निगरानी। अब क्या करना है, भूमिगत जल विकास की क्या करना है, निगरानी भी। अब ये नहीं है, अब अगर हम कृषि कार्य में अगर पानी अगर कर रहे हैं तो अमानी गेहूँ में अमानी की कोई चीज़ का फसल है, अब जैसे कि मिर्च को पटा रहे हैं या लहसुन धनिया को, तो कोई को क्या करता है कंपटीशन में भर के पटाता है, भर के देखो अरे ओकर भर रहा हूँ भर लुए। तो इससे क्या हो रहा है, जितना चाहिए हो सकता है उतना ही यूज कीजिएगा जल को। तो ज़्यादा भार देने से क्या हो जाएगा बताइए? ऐसा है कि हम फसल में ज़्यादा भार दिए खेत में पानी, तब फसल पता है भार घर उग गया नहीं। काम दीजिए, अच्छा अधिक कीजिएगा बर्बादी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अधिक फसल में ज़्यादा पानी देने से फसल कौन सी होती है, गल जाता है। फसल क्या होता है, और गल जाना मतलब बर्बादी हो गया फसल। बस समझ में आ रहा है? तो देखो एगो आदमी था जी, एगो किसान था, वो क्या किया ने, वो देखा था ने कि अरे तुम 5 साल धानवा वाला में भार के पनिया पटाया था, मतलब कि पनिया मतलब धानवा में भार के, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, धान वाला में कोई दिक्कत नहीं, धान वाला में। तो किसान कहा अच्छा तुम भार के पटाता है, हम थोड़ा गेहूँ वाला में असूल कर लेंगे। कहाँ असूल कर लेंगे? अब जब गेहूँ वाला के तब है क्या किया, गेहूँ था इतनी गोगो गेहूँ था, और किसानवा क्या किया ना कि पकड़ के मोटर था फ्री में, सरकार का तो बिजली है, और क्या किया कि रात भर चालू कर दिया मोटर। खेत को हुआ, किसान हो गया खुश, असूल हो गया ना, खेत को किए भर लिए। अब जो था, जो पहले जो किया था धनवा में पानिया, वो कुछ नहीं बोला, उसको कुछ एकदम शांति रहा। वो क्या रहा, एक बार नहीं बोला, वो और खुश रहा, वो और कुछ हुआ। और से भी खुश तो ये है, भर लिया से है पूरा खुश। लेकिन जब समय जब बीतता है 5 दिन, तब पता चलता है कि ओकर खेत में एको गेहूं का अथी नहीं रहा, डाली नहीं रहा, तना जो था इतने गोगो एक कौन रहे। तब ऐसा क्यों हुआ? तब ओकरा समझ में आता है अरे यार, इसका मतलब है कि गेहूं में पानी कमे चाहिए, दा पानी देना। तो इसलिए ने कहा था, आप कहाँ वाला गुस्सा कहाँ उतार रहे हैं से आप पर डिपेंड करता है। इसलिए जगह जगह पर उतारना है गुस्सा को, ये नहीं कि वहाँ वाला गुस्सा किसी और पर, और नहीं तो उससे ज़्यादा वो तो बन गया, तुम बिगड़ जाओगे वही गुस्सा से। इसलिए ऐसा ऐसा होता है। इसलिए कहाँ क्या करना है ये अपना दिमाग लगाना है। बाकी तो लोग फ़ायदा उठेवे करते हैं उस चीज़ को लिए, और उठाया भी होला फ़ायदा। और आपके पर हो कि पढ़ा धनवा वाला को मैं लिखवा के, कोई पढ़ाओ उसे नहीं पढ़ा, वो मस्त स्वस्थ रहा और वो हंसा भी कस के, है ना। तो इसलिए जैसा करोगे वैसा होता है। मेन है किसी से देख कर जलना नहीं चाहिए, ना तब ऐसे ही हो जाता है। देखो जल गया ना होकर, वो भी जला, फसल भी जल गया एक तरीका से कहिए तो इसलिए ऐसे होता है। चलो आगे बढ़ते। कहता है कि सभी जल निकास इकाइयाँ जैसे कुआं, नलकूप आदि को पंजीकृत करना, और जलाशय को प्रदूषण को बचाना। जलाशय को प्रदूषण कुछ करना है, बचाना है। और एक बार प्रदूषित होने पर जलाशय वर्षों बाद पुनः उपयोगी हो पाता। एक साल जब होता है ना तो उसे उपयोगी, जलाशय वर्षों के बाद उसको पुनः उपयोग किया जाता है। जल की बर्बादी तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत करना। किस लाइन का? पाइपलाइन। पाइपलाइन समझ में आता है? हाँ, अंदर अंदर जाता है ना पैपा, वही वाला बात कर रहा है। लेकिन उससे क्या होता है, जल की बर्बादी कम होता है उससे। अब मानिए कि जैसे कि पाइप है, अब मानिए जैसे देखिए समझने वाली बात है बाबू। ये बात क्या है ना, से जैसे ये मानिए पाइप है, ये पाइप है। अब इससे क्या है ना, पानी, इसमें पानी है, परिवहन हो रहा है पानी का। अब जब पाइप से जब परिवहन हो रहा है पानी को, तो इससे क्या, पानी की बर्बादी नहीं है। अब पानी जहाँ जाना है डायरेक्ट वहीं पर जाएगी पानी, है ना। जहाँ इसको जाना है वहीं पर है ना। आप देखिए अब इससे क्या होता है, एक होता है क्या कि जा रहा है खुला सा मैदान में, तो पानी केने जल जाएगा उससे ना जानो,
है ना, पानी की धारा काम के नहीं मुड़ जाएगा ना, इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए और जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल पाइप लाइन की मतलब पाइप लाइन तत्काल मरम्मत करें, मतलब उसे क्या करें, मरम्मत करें उसे। अब इसमें नहीं रहा, बाकी फिर मिलेंगे आप लोग इस तरीक़ा से अगले वीडियो में। तो अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करें और यूट्यूब चैनल M2 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।